नमस्कार आप सभी को। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं। 2017 से ने अनेकों मंत्रालय संभाले हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में 39 साल तक रहे और कई थिंक टैंक्स में रहे, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करा है हमारे देश का। तो आज हमारे लिए कुछ समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला तो यही है आप लोगों को साधुवाद कि आपकी सरकार ने मुकाम यह हासिल किया कि जो महिला आरक्षण है उस पर मुहर लग गई है। ये हमारी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मजबूती आएगी इससे, लेकिन कब आएगी ये सवाल बना हुआ है। नहीं, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कब आएगी क्या। ये अगर हम इसको बिल को 4 साल पहले भी लाते या पिछली सरकार भी लाती, 2026 तक एक डिलिमिटेशन पे एक फ्रीज है, वो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। दूसरा, आपको डिलिमिटेशन में जो कंस्टिट्यूएंसीज देखी जाएंगी वो लेटेस्ट सेंसस पे होगी। तो सेंसस भी जो है अभी ड्यू है और इसमें कोई चिंता की बात मैं समझता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन विषयों के बारे जानकारी नहीं है, उनको ये बताया जाए कि आप अगर मान लीजिए आपकी कोई इच्छा होती है। अब जैसे एक बात उठाई उन्होंने ओबीसी की। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ जनरल कैटेगरी संविधान में और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल कास्ट कौन है? जिनको वो शेड्यूल में लिस्टेड है कास्ट। शेड्यूल ट्राइब्स कौन है? वो भी लिस्टेड। ओबीसी का जिक्र ही नहीं है। अब इसको आप क्या चाहते हैं? देखिए, आप मान लीजिए आप कहें कि हम ओबीसी के लिए भी होनी चाहिए, तो मैं मानता हूं वो दैट्स अ गुड सेंटिमेंट। और जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा लोकसभा में या नड्डा जी ने कहा राज्यसभा में, आगे चल के हम भी, आपकी सरकार हुई आप ले आना, हमारी सरकार है हम भी कोशिश करेंगे। व्हाट इज नॉट इन डाउट इसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व संभाला, सिर्फ यहां नहीं गुजरात में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन उन्होंने वहां शुरू करवाया था। विलेज बाय विलेज मंत्रिमंडल में उनके साथ ही वो खुद गए, अधिकारीगण सब गए वहां पे, देखा कौन सी हमारी बच्ची है जो इनरोल नहीं है स्कूल में, सबको इनरोल करवाया। जब वो प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, उसके बाद जो भी केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, विमेन आर एट द सेंटर ऑफ इट। शौचालय बनाना, 12 लाख शौचालय बन गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक किसके पास है? घर की माताओं के नाम पे है। 70% जो आवास सैंक्शन हुए हैं उसका मलिकाना हक इन द लेडीज ऑफ द हाउस और को जॉइंटली। उज्ज्वला योजना, गैस के सिलेंडर 14 करोड़ से 32 करोड़। तो ये जब काम हो जाता है तो आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं रिजर्वेशन लाने की। और रिजर्वेशन भी देखिए, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया था कि उस माहौल के दौरान अब कल जब बिल आया लोकसभा में परसों या कल राज्यसभा में आया तो यूनानिमसली पास क्यों हुआ? क्योंकि द कंट्री वाज रेडी फॉर इट। तो इसलिए कहना कि आप ये कर सकते थे, आप सेंसस कर सकते, कोविड के दौरान आप यहां से वहां नहीं जा सकते, सेंसस कहां कर सकते थे? और तो सर बिल्कुल आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज सुना, कल देर रात तक थे, आप बता रहे थे इंटरव्यू से पहले, फिर सुबह भी प्रधानमंत्री का संबोधन था और जो महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स की बात की। तो ऐसा लग रहा था, कई लोग कह रहे थे कि क्या चुनावों का आगाज हो गया। देखिए, मैं फिर दोबारा कहता हूं, जब ट्रिपल तलाक पे निर्णय लिया गया या जब शौचालय बनाए गए, तो क्या 2024 का चुनाव का वो था? देखिए, एक प्रोसेस होती है। मुझे याद है 10 साल पहले अप्रैल 2013 में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उनको मिलने गया था और बहुत देर चर्चा हुई। उस समय मैं प्राइवेट सिटीजन था और उनके पास भी उस दिन समय था। तो उन्होंने बात की कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मुझे याद है मैंने एक पेपर भी बनाया था। उस समय हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अध्यक्षता भी उनके पास नहीं थी। तो ये उनकी कमिटमेंट टू विमेन सेंटर्ड, विमेन लेड डेवलपमेंट। और देखिए कैसा टाइमिंग है। एक दूसरा G20 का जो समिट हुआ दिल्ली में,
उसमें जो लैंग्वेज आई, ठीक है, विमेन लेड डेवलपमेंट एक एस्पिरेशनल चीज है। यूएन में भी आपने यूएन विमेन लेड डेवलपमेंट का लैंग्वेज लाया और कुछ ही एक हफ्ते के बाद उसके बाद आपने यूनानिमसली बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दी। सो इट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज। बिल्कुल, ये श्रेय तो सरकार से कोई ले नहीं सकता है जिसको उस पर मुहर लगी है सर। लेकिन जैसे अब सेंसस आ गया या डिलिमिटेशन आ गया, इसमें जोड़ना क्या इस समय ज़रूरी था या क्या विचार इसके? नहीं, इसमें हमने जोड़ा नहीं है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मान लीजिए ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस से आ सकती है। डिलिमिटेशन की फ्रीज है, इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो रोल होगा डिटर्मिनिंग कि क्या होगा, तो पहला सेंसस इस निर्णय के बाद, उसके बाद डिलिमिटेशन का फ्रीज। डिलिमिटेशन का फ्रीज आज नहीं, हमारे से नहीं लगाया गया, बड़े साल पहले से लगा हुआ है कि 2026 तक आप कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। और डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? कंस्टिट्यूएंसी बढ़ाना या कम करना साइज, वो आपके पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होगा, और पॉपुलेशन का साइज कहां से पता लगेगा? वो आपको सेंसस से पता लगेगा। तो ये जमीन पर लागू है? एनी टाइम फ्रेम दैट यू कैन गिव अस? वेरी क्लियर. It is the census that will be used will be the first after this. So the ongoing work on the census, hopefully in 2024-25 that will be completed. 26 में delimitation की freeze खत्म होती है तो तब ये होगा, उसके बाद क्या? I think it's very clear that the state assembly elections after 26-27 and the general election in 2029, you will have 33.33% reservation for women. गुड न्यूज़ सर, गुड न्यूज़। अब राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये सरकार की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ओबीसी का आरक इसमें नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? वेल, आई हैव ओनली वन कमेंट टू मेक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारे को, वी हैव बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1947 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सिर्फ इन 10 साल थे, उसके पहले थोड़े समय की थी, बाकी तो आपके पास था। What prevented you from doing it? And secondly, आप उनसे एक प्रश्न पूछिए, अगर ओबीसी रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सी चमत्कारी ऐसी लाएंगे जिससे वो कर पाएंगे? देखिए, स्टेट असेंबलीज कर सकती हैं, आप आके एक और अमेंडमेंट ला सकते हो, पर जो सरकार में सत्ता में होगी वो भी 2026 के बाद ही होगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। हमारी जो नई संसद बनी है उसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ऐतिहासिक कदम उठाया गया, लेकिन आज ही एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनके लिए खुद रक्षा मंत्री, मुझे बताया जा रहा है, माफ़ी मांगी। लेकिन ये बहुत दुखद है जो इस तरह की भाषा का नई संसद में प्रयोग। देखिए, किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, और खास करके पार्लियामेंट में, ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या प्रोवोकेशन थी, क्यों किया, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने ऑलरेडी ही हैज एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इससे संदेश गलत जाता है। नहीं, मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, बट ही हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। जी सर, आपने फॉरेन सर्विस में इतना समय गुजारा है, 39 साल सर्विस, और इतने साल का थिंक टैंक में भी आप थे, 43 साल। भारत और कनाडा के साथ जो इस समय स्थिति है, क्या असेसमेंट है? निधि जी, इस विषय पर कल विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जॉइंट सेक्रेटरी अरिंदम बागची जी, उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे, सबके क्वेश्चंस इन एडवांस लिए, उसका उत्तर दिया। उसके बाद मैं समझता हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इशू, इस पे जो टिप्पणी बयान सिर्फ विदेश मंत्रालय से आना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ऑन इशूज़ ऑफ टेररिज्म, इंडिया एंड द मोदी सरकार, देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज़। हम इंडियन इंटरेस्ट जो हैं उनको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है, किसी देश की तरफ से भी ऐसा कुछ आया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। आपका एक राजनयिक के तौर पर क्या असेसमेंट है सर कि जो स्थिति बनी, एक आरोप लगा दिया किसी देश ने बिना प्रूफ के, कैसे आप? मैं तो आपको यही कहूँगा, कल ऑफिशियल स्पोक्समैन JSXB ने ऑलरेडी आंसर्स कर दिए हैं, और मैं समझता हूँ इस समय दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। तो जो भी हमने स्टेप्स लिए, लेट अस लीव इट एट दैट फॉर द मोमेंट। ठीक है। एक सवाल ये, हमारा सिख समुदाय पंजाब में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो दूसरी ज़्यादा आबादी वो कनाडा में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर। मैं क्या संदेश दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि मैं थोड़ी हंसी मजाक कर दूँ। एक वो जब पिछली बारी वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे
तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरबार साहब अमृतसर में मुझे स्वर्ण मंदिर मुझे भेजा था, तो उस अगले दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने लंच किया, तो उनके मंत्री हैं, उनका नाम मेरे को याद आ जाएगा, उन्होंने कहा देखिए मैं कितना लकी हूँ, मैं कनाडा गया और मंत्री बन गया। तो मैंने कहा मैं इंडिया में रह गया, मैं भी मंत्री बन गया। तो देखिए ऐसा है, हमारी जो सिख कम्युनिटी है पंजाब में या कहीं में, इट्स नॉट ईजी टू मिसलीड दम। कुछ लोग कोशिश करेंगे, हमारे बगल वाला देश उसमें थोड़ी आग लगाने की कोशिश करेगा, बट आप मान लीजिए सारे जो हमारे सिख भाई बहन हैं, they have fought for the country। हमारी contribution to the overall population size 2% से कम है, और आप देखिए कितने गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं एटसेट्रा मिलते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा, समझे ना। तो सिख्स आर एज एंड द सिख गुरुज आर फॉट फॉर द कंट्री अगेंस्ट ऑपरेशन एटसेट्रा। सो मुझे लगता है ये जो किसी और देश के साथ समस्या हो रही है, दिस वी नो हाउ टू हैंडल दिस। एब्सोल्युटली सर, और सही बात आपने कही कि आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। मैं विदेश मंत्रालय के तरफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे छात्र वहाँ पे जाते हैं वहाँ पर, और ये समय है कॉलेजेस में छात्रों के आने जाने का। कई भारतीय समुदाय वहाँ पे 3% जवाब इसलिए दूंगा, आई एम नीदर द एजुकेशन मिनिस्टर नॉर द फॉरेन मिनिस्टर, और मैंने समझा कल JSXP कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, और आने वाले समय में लेट देम डू इट। यू सी मेरे पास आई हैव ऑलरेडी गॉट माय प्लेट फुल between housing, urban affairs of petroleum and natural gas। वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। अब आप जब एविएशन मिनिस्टर थे, कोविड का समय था, फेसबुक लाइव आप गए थे, तमाम लोगों से आपने बात की थी, दुनिया भर से मुझे बता रहे थे 25 लाख लोग जुड़े थे। तो ये एक समय ऐसा है, मंत्रालय भले ही संभाल रहे हो, लेकिन आपको लोग दुनिया भर में सुनते हैं, कनाडा में भी लोग सुनते हैं। उस लिहाज से आप क्या कह सकते हैं, क्या संदेश देंगे? बस यही पूछना चाहते हैं। मैं तो देखिए, द होल वर्ल्ड इज वन। G20 का क्या मैसेज है? इंडिया, मोदी जी ने जो एक बहुत डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड है, वसुधैव कुटुंबकम इज दी ओवरऑल फिलॉसफी, पर हकीकत ये है कि इट्स अ वेरी डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड। उसमें मोदी जी हैज प्लेड यूनिफायर, इंडिया हैज प्लेड यूनिफायर। तो चाहे वो युद्ध हो किसी दो देशों के अलग, या कहीं प्रॉब्लम्स हो, जो इंडिया ने कर दिखाया है बोथ ऑन द डेवलपमेंटल फ्रंट, डिजिटल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल्स, जो आपने हेल्थ सेक्टर में किया, 193 कंट्रीज है, उसमें पता नहीं 100 से अधिक देशों को आपने वैक्सीन मैत्री के द्वारा आपने फ्री वैक्सीन पहुंचवाई है। तो इंडिया इज टुडे अ कंट्री ऑन द मूव, इट इज अ कंट्री ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, इट इज रेप्लिकेबल टू द ग्लोबल साउथ। सो द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ गुड ग्लोबल सिटीजन। बिल्कुल सर, आप UN भारत का परमानेंट प्रतिनिधित्व आपने वहाँ पे करा है। हमने अपने पड़ोसी मुल्क का आपने जिक्र किया, तलखी उन्हीं के साथ रिश्तों में अब तक देखी थी, लेकिन जिस तरह से कनाडा का रवैया रहा और फिर हमने उसका जवाब भी दिया है, वो देखने को नहीं मिली है तलखी। उस लिहाज से आप क्या समझाएंगे, क्योंकि आप एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, सिचुएशन जिस तरह से आपने बोला कि ग्लोबली बदल रही है। देखिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके बाद बनाई गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र की, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1945 की दुनिया और 2023 की दुनिया में बहुत अंतर है। वो जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पैरालाइज्ड है। तो मैं समझता हूँ इस समय जो मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता की है, और जिसके द्वारा उन्होंने ये ग्लोबल मैसेजिंग की है, इसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ कुछ हमारी प्रेजेंट समस्याएं हैं, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है दुनिया भर में, बिकॉज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। कहीं तो आपको बातचीत करनी होगी। अभी हाई लेवल सेगमेंट हो रहा यूनाइटेड नेशंस, जिसमें जयशंकर जी गए हुए हैं, but G20 stands on its own. You were able to show to the world that India has played and can play the role of a unifier
in a deeply divided world. एब्सोल्युटली सर। G7 में जैसे यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान है, फाइव आइज ग्रुप है, क्वाड है, ऐसे में जो इतने तमाम देश हैं, लेकिन भारत की G20 के बाद आपने कहा कि हमारा जो दखल है मजबूत हुआ है, लेकिन इन लोगों के लिए भारत या कनाडा के बीच देखना चुनना एक, देखिए भारत और कनाडा, आप इस कनाडा को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। ये एक उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है। मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा बिकॉज आई वुड बी ट्रेडिंग ऑन द टर्फ ऑफ माई कॉलीग्स। बट इंडिया इज़ नॉट ओनली केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ इंडियन सिटीजन्स एनीवेयर। बिल्कुल दिस इज एंड अंत में सब फिर वही सवाल की जो हमारे छात्र हैं या छात्र जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको एक की पैनिक ना हो क्योंकि वीज़ा पे रोक लगाई है, कॉन्सुलेट में कम किया जा रहा है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कल ऑलरेडी अरिंदम बागची ने उनको रीअश्योर कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि MEA विल डू द करेक्ट मैसेजिंग एंड द टाइमली मैसेजिंग। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम बातें की, अपनी राय साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी की लोकसभा में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेर लिया है। टिप्पणी पर सियासी बवाल के बाद बीजेपी ने भी दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश भिदोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रमेश भिदोड़ी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में पूछा गया है कि असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी दी है। रमेश भिदोड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बेहद अमर्यादित टिप्पणी की है और टिप्पणी से आहत दानिश अली ने कहा है कि उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भरे मन से सदन को छोड़ने का विचार करूंगा। हमारे साथ सांसद दानिश अली हैं। जो दानिश अली के साथ कल हुआ आपने देखा। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें ओम बिरला जो कि सभापति हैं लोकसभा के, उन्होंने स्पंज कर दिया, यानी कार्रवाई से हटा दिया है और चेतावनी दी है। दानिश अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। दानिश अली, क्या मनस्थिति है इस समय, जहन में क्या चल रहा है? आपका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, छात्र नेता रहे, कर्नाटका में रहे, फिर लोकसभा से चुन के आए अमरोहा से, और लोकसभा से चुन करके आए, मनोनीत होकर के नहीं आए हैं। इस समय क्या स्थिति है आपकी मानसिक स्थिति? रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। दानिश भाई रुकिए दानिश भाई सुनिए, ये भी सच्चाई दिखाने दीजिए कि एक लोकसभा सांसद जो है वो नहीं बोले, लोकसभा सांसद हैं जो बोलते बोलते भावुक हो गए। दानिश भाई ये सच्चाई नहीं देखने दीजिए। आपके ये मुझे पता है कि आप स्टंट के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए। अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश भाई? तकलीफ इस कदर के दानिश भावुक हो गए हैं। दानिश भाई बात करते करते हमसे भावुक हो गए थे। दानिश जी उस बात को छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए एक लोकसभा सांसद के साथ सारी चीज़ें होना। अब आप ओम बिरला जी के पास गए, आपने उनसे कागज़ पे प्रिविलेज का नोटिस दिया है, क्या कहा आपने उनसे? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई पाई। मैं दिन भर इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अपने दफ्तर नहीं आए थे, तो मैं इंतज़ार करके मैं उनके दफ्तर में जो है अपना पत्र जो है रिसीव कराया। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप भारी मन से सदस्यता छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके पीछे क्या आशय है आपका? इसके पीछे ये है कि जब मेरे राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहे वहाँ, कि जिस तरीके से मतलब वो कोई नया व्यक्ति नहीं, वो मेरे ख्याल से इफ़ आई रिमेंबर ही इज़ अ 3rd टर्म MP, मिले भी रहे पहले, 3 टर्म का MP, RSS का ट्रेंड, बीजेपी का वरिष्ठ सांसद, और उसके पीछे 2 और वरिष्ठ सांसद जो कैबिनेट में रहे हैं मोदी जी की, वो थपथपा रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि शायद
कोई आउटबर्स्ट इमोशनली हो गया हो, एक ऐसा कि वो सोचे समझ के जिस तरीके से किया गया है, वो मतलब मैं तो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं निकल रहा हूं कि ये हो क्या रहा है इस देश में। आखिरी सवाल आपसे, ओम बिरला साहब ने चेतावनी दी है, 15 दिन के नोटिस दिया है, उनको बोला है कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए जो कार्रवाई हुई। क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि क्रिमिनल केस तो हो नहीं सकता क्योंकि हाउस के अंदर हुआ है जितना मैं समझता हूं। आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं सीधे शब्दों में? सीधे शब्दों में ये ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने हाउस में देखा है, जो हमारा छोटा मोटा अनुभव है, पिछले सेशन में देखा हमने कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया मोशन ला करके। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार खुद मोशन लाए और ऐसे सांसद को, ये खाली दानिश अली का सवाल नहीं है, ये इस देश की जमहूरियत का, इस देश के लोकतंत्र का सवाल है कि लोकतंत्र के उस मंदिर में जिसमें हम सब बैठते हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम प्रधानमंत्री के उसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर प्राउड ऑफ इट, और वहां पर ये हो रहा है। तो ये तो कॉल पार्लियामेंट के सब सांसदों को लेनी है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको लेनी है। दानिश अली की बात यहीं पर। सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। इस मामले में FIR दर्ज कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, सांसद ए राजा, तमिलनाडु सरकार और CBI समेत 14 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के उदयपुर। यहाँ पर इन दिनों बॉलीवुड के एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की शादी के रंग में ये शहर सराबोर है। शादी के लिए दोनों उदयपुर पहुंचे हुए हैं। इनके साथ ही इनके परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार यहाँ पर हैं। दोनों की परसों 24 सितंबर को शादी होने वाली है। आज मेहंदी की रस्म के लिए खास तैयारियां हैं। और यहाँ की रौनक के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ उदयपुर की पिचोला लेक पर। यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है क्योंकि दिन में गर्मी थी और अभी बारिश हो चुकी है। मैं भी पूरा भीग चुका हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी लेक में यहाँ पर 2 होटल्स हैं। एक है होटल ताज लेक पैलेस जो सामने इधर है, सफ़ेद रंग की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ है होटल लीला। होटल लीला जो है ये इधर पीले रंग की एक बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही है। इन्हीं दोनों होटल्स में शादी का इंतज़ाम किया गया है। जो होटल ताज पैलेस है उसमें जो राघव चड्ढा के करीबी परिवार के लोग और उनके दोस्त वो यहाँ पर ठहरे होंगे, यानी कि बाराती जो होंगे वो होटल ताज लेक पैलेस में ठहरे होंगे, और जो परिणीति के परिवार और उनके दोस्त हैं वो होटल लीला में। लेकिन फिलहाल परिणीति और राघव चड्ढा दोनों होटल लीला में ही ठहरे हुए हैं। यहाँ पर जो आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, इन्हीं बोट्स के ज़रिए जो बारात है वो उस होटल से इस होटल तक जाएगी। और आज जब परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा यहाँ पहुँचे उदयपुर में तो उन्होंने भी बोट के ज़रिए एक होटल से दूसरे होटल की जो जर्नी थी वो की, वो जो डिस्टेंस थी वो दूरी उन्होंने तय की। और उनके साथ बहुत सिक्योरिटी थी। उनकी जो नाव थी उसको दोनों तरफ से 2 सिक्योरिटी की नावों ने घेरा हुआ था और वो किसी को भी फोटोग्राफी और कुछ भी फोटोग्राफ्स लेने के लिए या वीडियोग्राफी करने के लिए वो रोक रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और अंदर जो है फ़ोन्स ले जाने, जो लेबरर्स हैं जो अंदर काम कर रहे हैं उनको फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं है और कोई भी वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचना अंदर अलाउड नहीं है। तो ये फ़िलहाल जो पूरी की पूरी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया। इसके अलावा आप लोगों की नज़र इस बात पर है कि कौन कौन से बॉलीवुड स्टार यहाँ आते हैं और ख़ास तौर से नज़र है प्रियंका चोपड़ा पर कि वो अपनी बहन की शादी में यहाँ आ पाती हैं या नहीं, क्योंकि अभी इस बात को लेकर सवाल या निशान लगा हुआ है कि कल प्रियंका चोपड़ा यहाँ आएंगी या परसों इस शादी में वो शामिल हो पाएंगी या नहीं। उदयपुर से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।